नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंगलम स्टडी पॉइंट में। आज हम सेट 3 करेंगे, साइंस का सेट 3 करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी द्वारा पूछा गया है 25/9/2018 को, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है जो क्वेश्चन पेपर है, उसको हम करेंगे, सोल्व करेंगे और देखेंगे। क्योंकि इसी के बेस पर भी अगला जो 17 अगस्त से एग्ज़ाम होगा रेलवे ग्रुप डी का, इसी के बेस पर वो भी क्वेश्चन बनेंगे, टीसीएस को द्वारा बनाए जाएंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं। अगर आपको एग्जाम को फाइट करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना जरूरी है, कंपलसरी हो जाता है। तो देर न करते हुए चलिए आरआरबी ग्रुप डी जो 25/9/2018 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हमारे सेट प्रैक्टिस का तीसरा सेट प्रैक्टिस है, उसको करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे, आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो देर न करते हुए चलिए, पहला क्वेश्चन आपको है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। यानी आपको सीधे सीधे पूछा है नाइट्रोजन जो है यानी N2 है, N2 के द्रव्यमान कितना होगा, अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो आप जानते हैं N2 के द्रव्यमान अणु का एक अणु का द्रव्यमान होता है जो होता है 14, लेकिन यहाँ पर N2 सिंगल नहीं होता है। N जो नाइट्रोजन जो होता है सिंगल नहीं होता है, डबल होता है। तो N यानी 14 गुने 2 यानी 14 दूनी 28, 14 गुने 28 यानी ये एक अणु का आपका द्रव्यमान हो गया 28। तो 0.6 अणु का पूछ रहा है तो 28 से गुना कर दीजिए। तो 28 से गुना करने पर 16.8 ग्राम होता है, 16.8 ग्राम। ठीक है, तो 16.8 ग्राम कौन सा, यानी आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है, 16.8 ग्राम। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से सही कथन का कीजिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है, ये बात सही है। हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है क्योंकि हीलियम और जो है हाइड्रोजन परमाणु के समान ही S12 बनाता है, यानी इसका भी S12 होता है और हाइड्रोजन का भी S12 होता है, लास्ट कक्षक जो होते हैं। अर्थात इसमें दो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अति समीप एवं अनअंस्क्रिड होता है। ठीक है, इसीलिए यह सही है। अब देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन में भी क्या है। ऐसे ऑप्शन के अनुसार तो ये सही है, दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्योंकि इसको भी सही देखना जरूरी हो जाता है। कहीं कहीं पर बहुत, क्योंकि टीसीएस बहुत गलती किया है और उस क्वेश्चन को स्किप्ड भी किया है टीसीएस ने। तो देखते हैं, आपको स्काइडियम दिया गया है, फ्रेंसियम दिया गया है, यानी मरकरी दिया गया है, गैलियम और ब्रोमीन। तो एक चीज़ और हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये जो चीज़ें दी गई है, स्काइडियम हो गया, स्काइडियम जो हो गया, स्काइडियम आपका हो गया, स्काइडियम हो गया और फ्रेंसियम हो गया और मरकरी हो गया। इसके परमाणु संख्या पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। गैलियम हो गया आपका, ब्रोमीन हो गया, इसके परमाणु संख्या पर ध्यान देते हैं। तो स्काइडियम का आपका हो जाता है 21। कितना हो जाता है स्काइडियम का? 21। और आपको फ्रेंसियम का कितना हो जाता है भाई? तो फ्रेंसियम का जल्दी जल्दी बताइए। 87। ये क्या है? परमाणु संख्या। और आपको पारा का कितना हो जाता है, यानी मरकरी का कितना हो जाता है? तो 80 होता है, मरकरी को 80 होता है। ठीक है, गैलियम का आपका कितना हो जाता है? तो गैलियम का आपका होता है 31 गैलियम का परमाणु संख्या होता है। अब ब्रोमीन तो सब कोई जानते हैं, ब्रोमीन का 35 होता है। तो ये भी ध्यान, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा आपको पारा का कितना परमाणु संख्या है, तो पारा का परमाणु संख्या है 80। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन कॉपर और गोल्ड एवं आर्सेनिक मुद्रा धातुएं हैं। तो आपको तो गोल्ड का तो मान लीजिए, गोल्ड का तो बनाते देखा है, कॉपर का भी बनते देखा है, कॉइन यानी सिक्का, लेकिन आर्सेनिक का नहीं बनता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। और स्केडियम सबसे हल्की धातु है, ये ऑप्शन गलत है, यानी सही से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना आपको कब की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में इसका गठन हुआ था। 1952। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो क्या कहिएगा? एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो क्या कहिएगा? एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो 6 अगस्त
1952 को इसका गठन हुआ था। इसका गठन किस लिए हुआ था भाई? तो राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र में उसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदर में दफनाया गया था। सिकंदरा होगा, सिकंदरा में दफनाया गया था। 27 अक्टूबर 1605 को किसकी मृत्यु हुई थी? तो इसकी किनकी मृत्यु हुई थी? तो सही आंसर जल्दी से बताइए। इनकी मृत्यु हो गई थी किसकी? तो सम्राट अकबर का। ये सम्राट लिखा बहुत हमको ऑड लग रहा है, क्योंकि सम्राट ये सब नहीं थे। सम्राट की गलत, सम्राट एक ही है, सम्राट अशोक बस। और आपको इसका किनकी मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में? तो अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। कौन सा उत्तक जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है? स्क्लेरोकाइमा जो होता है मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। ठीक है, स्क्लेरोकाइमा जो होता है ये मृत कोशिकाओं के उत्तक से बना होता है। ठीक है, और कोलेनकाइमा जो है कोलेनकाइमा है जो पौधे को, आपको पौधे का जो होता है, पौधे के उत्तक एक होता है जो पौधे को लचीला बनाने में हर संभव मदद करता है, लचीला बनाने में। कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा जो क्या है, ये कठोर भी बनाता है और मृत कोशिका से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश ने विश्राम गृह, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया। डैश माने कौन वैसा, मतलब आपको औरंगजेब शासक, ये मुगल शासक था या फिर और कोई था कि ने विश्राम गृह, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया? सूर्यवंश। ये तो सूर्यवंश से संबंधित है। तो जिस कौन सा था जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया? वो था शेरशाह सूरी। सब कोई जानता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना या निर्माण करवाया था। तो आप ये जानिए कि शेरशाह जो था सासाराम में इसका मकबरा है। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। तो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और सड़के आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का दूसरा नाम सड़के आजम भी है, सड़के आजम। और इसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट है डैश में ध्वनि सबसे तेज होती है। ये बहुत हल्का होता है क्वेश्चन है, ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील में। स्टील में ध्वनि सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या है? अगर किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है। +15 जुड़ने से उत्तल सीधे दिख रहा है। ये सब ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। तो उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण प्लस दिखने से, यानी उत्तल दर्पण। अगर माइनस रहता तो अवतल हो जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? आगे क्वेश्चन आपको दिया है एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और दूसरी 2 सेकंड में 16 मीटर चलती है, तो वस्तु की औसत गति क्या है? वस्तु की औसत गति यानी 4 सेकंड और 2 सेकंड 6 सेकंड, और 15 मीटर और 16 मीटर कितना हो गया? 31 मीटर। कितना हो गया आपको? 31 मीटर। 31 मीटर बटा में 6, टाइम कितना है? 6 सेकंड। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा 5.17 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 6 से आएगा यानी 1.7 के आंसर आ जाएगा। क्या? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो आपका इसका ऑप्शन है 5.17। ये गलत है। ठीक है, 5.17 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यही सही आंसर है। 6 ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? सभी कोई जानता है जाइलम का कार्य है जो जल को संवहन करना, और फ्लोएम का काम है भोजन
संवहन करना, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है भाई, तो आई इसमें से चूज करके बताइए कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा नदी की सहायक नदी गंडकी है ही, ठीक है, गंडकी जो गंडक इसको बोला जाता है, ये आपको है ही। और कौन सी नहीं है पूछा है, तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए कौन सी नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है। सॉरी, हम क्वेश्चन गलत पढ़ रहे थे एक्चुअली में। निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन है, हाँ नहीं है, नहीं कौन है, तो गंडकी ही है, बाकी तीनों जो है नहीं है, ठीक है, ये तीनों नहीं है, तो तीनों आपका गंडकी। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये सभी कोई जानता है, प्लेंटोलॉजी कहा जाता है, यानी जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान आपको कहा जाता है जीवाश्मों के अध्ययन को, ठीक है, प्लेंटोलॉजी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में आपका पूरा वनस्पति शास्त्र गलत हो जाएगा, पूरा जैविकी गलत हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान सही है, वर्गीकरण गलत, ठीक है। तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। माँ के शरीर के अंदर बच्चों के विकास में कितने महीने लगते हैं, 10 महीने लगते हैं, यानी आपको 9 महीना, ये सब कोई जानता है क्योंकि 9 महीना में सब कोई बोलचाल की भाषा में 9 महीना बोला जाता है कि माँ के गर्भ में व्यक्ति रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय भूभाग के लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। ये रेखा को पूछा है, कौन सी रेखा जो भारतीय भूभाग को 2 भागों में बांटती है, तो ये हो जाती है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है मित्र पर क्रमचाचार ट्रिक से याद किया जाता है, ठीक है। ये आपको जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कौन से 8 राज्य है, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, और आपका हो गया गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। ये 8 राज्य से होकर गुजरती है, अब भारत को 2 भागों में बांट देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में को कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती, तो कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती, जल्दी से देख लेते हैं कौन सी नहीं निकलती है भाई, कौन सी नहीं निकलती है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से नहीं निकलती। ये निकलती कहाँ से है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है तिब्बत के क्षेत्र से, तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 के निर्देशक कौन है, तो ये सभी को मालूम होगा, एस राजामौली जो है बाहुबली 2 के निर्देशक है। दाब, दाब की एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है, पूछा है दाब का एसआई यूनिट क्या है, तो दाब का एसआई यूनिट सभी को मालूम होना चाहिए कि दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल। पास्कल, पास्कल को आपको न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर भी लिखा जाता है, ठीक है। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, यानी दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर आपका होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल का क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बटा में क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अतः इसका क्या हो जाएगा दाब, दाब का पास्कल, जूल जो होता है ऊर्जा का होता है, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन तो आप लोग जानते ही हैं, और डाइन होता है 10 के पावर 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5, 1 न्यूटन 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5, ठीक है, डाइन।
अब कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, तो ये कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती, ये आपकी कौन सी नदी है, तो पेरियार जो है, पेरियार अरब सागर में ही गिरती है। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, महानदी। अब एक चीज जानते हैं, महानदी है कहाँ, महानदी है कहाँ, तो ये आपको अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और अमरकंटक कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और इस पर ही हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ है, इसी पर है। और हीराकुंड बांध है कहाँ, तो ये आपको है, कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। और आपको पेरियार नदी जो है केरल में है, नर्मदा सभी को जानता है, नर्मदा जो है वो आपको गुजरात में भी है। और ताप्ती भी आपको लोगों को मालूम होना चाहिए, ताप्ती कहाँ है, जल्दी से बता दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र प्रवाहित नहीं होती, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, यमुना जो है, यमुना जो है गंगा में विलय हो जाती है। ये कहाँ विलय हो जाती है, ये होती है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज जिसको बोला जा रहा है, अभी नया नाम निकला है प्रयागराज, ठीक है। वहाँ पर ये संगम है, संगम में जाकर ये यमुना जो है गंगा में विलय हो जाती है। और यह जाकर बंगाल की गंगा में, बंगाल जो है गंगा की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और आपको यही समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, यानी ये विलय हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा होगी, डैश होगी, क्या होगी, तो ये आपको जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगी आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एक बार चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो एक सूत्र होता है mgh, mgh, mgh आप सभी जानते हैं, mgh, mgh इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, m मतलब m बराबर 10 kg और g बराबर 9.8, ठीक है। और h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर आपको हो जाएगा हाइट इक्वल टू 6 मीटर, यानी 10, यानी कितना हो गया, ठीक है, इक्वल टू 588 जूल, 588 जूल, ठीक है। इसका सही आंसर 588 जूल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या है भाई क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं को अलग करती है, किसको जिग जैग रेखाएं जो है अलग करती है, तो ये देखते हैं ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन से धातुओं को, अधातुओं से धातुओं को, और उप धातुओं से धातुओं को। इसका सही आंसर धातुओं से धातुओं को अलग करती है, यानी ऐसे बना रहता है रेखा, कैसे बना रहता है, ठीक है, ऐसे बना रहता है, ठीक है, जिग जैग ऐसे बना रहता है। तो ये कैसे अलग करते हैं, धातुओं को धातुओं से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ है, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट, तो ये आपको की तो अभिक्रिया को तीव्र कर देता है और नहीं तो अभिक्रिया को मंद कर देता है, यानी इसका 2 ऑप्शन सही है, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देता है, अभिक्रियाओं को मंद कर देता है। पहला ऑप्शन अभिकारकों को मुक्त करता है, ये गलत है, अभिक्रियाओं को निष्क्रिय कर देता है, ये भी गलत है, तो 2 इसका ऑप्शन है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक। आगे देखते हैं, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, तो ये सबसे हल्का क्वेश्चन है, किसका विद्युत धनात्मक प्रकृति में होती है, तो ये होती है धातुएं की, धातुएं की जो होती है विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो निष्क्रिय विलयन का पीएच मान आपको जानकारी होगी, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, यानी 7 सही हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में आपको हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है भाई, तो 90% जो है हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में पाया जाता है। बाकी जो 9% है और 9% जो पाया जाता है वो हीलियम पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। बाकी में अनदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अनदर एलिमेंट्स बाकी में पाए जाते हैं और वो है 1%, ठीक है। तो आपको टोटल 100% यानी 90% जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम 9% और बाकी अदर एलिमेंट्स है वो 1% पाए जाते हैं। अब पूछ रहा है कि आपको
शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था SNIPS को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल कब किया गया? 1987 में। 1987 में इसको शामिल किया गया। किसको? भारतीय खेल प्राधिकरण में शामिल किया गया, SNIPS को। ठीक है, उन्नीस में शामिल किया गया। ठीक है, साई में, साई क्या होता है भाई? SAI, साई का ही को बोला जाता है भारतीय खेल प्राधिकरण, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, साई 1987 में शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणुओं का आयतन सबसे कम होता है। किसका आयतन कम होता है? तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन आपको दिखाया गया है, कौन सा? तो सिलिकॉन दिखाया गया है, फास्फोरस दिखाया गया है, हीलियम दिखाया गया है और सल्फर दिखाया गया है। तो इसमें सिलिकॉन का जो होता है वो आयतन कम होता है, सबसे कम होता है। सिलिकॉन का आयतन सबसे कम होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है भाई? तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या आपको होता है, कितना होता है? 14। और फास्फोरस का कितना होता है? फास्फोरस का 15। हीलियम का कितना होता है? 2। सल्फर का कितना होता है? 16। ये सब परमाणु संख्या होता है। और परमाणु अणु का ये पूछा था तो वो आपको सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? कुंडलकुलम जो परमाणु संयंत्र है यह आपको है तमिलनाडु में है। ये आपको तमिलनाडु में है। यह आपको 1988 में स्थापना किया गया था। और यह रसिया की मदद से, किसके मदद से? यह आपको रसिया की मदद से स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो 1988 में निम्न में क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो कौन से धात्विक श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो कोयला नहीं है। ये तो सही आंसर आपको कोयला हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, आणविक द्रव्यमान क्या होगा सोडियम कार्बोनेट का? ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है भाई? तो Na2CO3, ये आपको सूत्र होता है। और इसका पूछ रहा है कि आणविक द्रव्यमान कितना होगा, यानी सोडियम 2 है और कार्बन जो है 1 है, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, तो 2 गुने, अगर सोडियम का आप लोग जानते हैं परमाणु द्रव्यमान, तो बताइए एक परमाणु कितना होता है? तो ये आपको होता है लगभग 23। अब उसके बाद देखते हैं कार्बन का होता है, कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन का होता है 12, 1 गुना 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का आपको होता है 16, तो 16 गुने 3 गुने 16। ठीक है, आपको कितना हो गया? 46, 12 प्लस 48, आपको 106 टोटल हो गया। 106 ऑप्शन में है, बी नंबर, तो ये सही है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है? ये वक्र होता है। ठीक है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला, यानी वक्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला के एक साथ जुड़े हुए हैं। श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा परिवाहित होगी? तो ये आपको चलिए बनाते हैं। इसका कई क्या हो जाएगा भी, आप सभी जानते हैं वोल्ट बराबर धारा बटा में
रेसिस्टेंस होता है। तो आप पहले श्रृंखला को जोड़ दीजिए, श्रृंखला को जोड़ने पर ठीक है 0.2 ओम प्लस 0.4 ओम 0.5 ओम 12 ओम। ठीक है, इस सब जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 13.4 ओम आ रहा है, यानी 13.4 ओम आ गया, यानी और वोल्ट आपको 12 वोल्ट दिया गया है, 12 वोल्ट। ठीक है, और ओम आपका, तो आपको धारा निकालना है, तो 13.4 यहाँ पर ओम लिख दिए। तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, V बराबर आपको कितना होता है, IR होता है। ठीक है, यानी V बराबर IR। तो यहाँ पर आपको भी दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, और I आपका नहीं मालूम है, और ये आ गया, तो इसको बटा में कर देंगे 13.4, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.895। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन आपको दिया था, ऑप्शन के अनुसार आप लगा लीजिएगा आंसर। कितना हो गया, बी नंबर सही होगा। ठीक है, 0.895। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। तो ये आपको मालूम होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो बार बार आप पढ़े होंगे। मार्स यानी मंगल ग्रह का एक कोयले का पत्थर को ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्स एक कोयले के पत्थर को कहा जाता है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो ये सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि मोनाजाइट जो है थोरियम से प्राप्त होता है। ठीक है, थोरियम से प्राप्त होता है। क्या, मोनाजाइट जो है रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है, थोरियम प्राप्त होता है। तो थोरियम इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन थोरियम है, सही है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल ऑप्शन में है, बल यानी बल कहते हैं द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को। तो सही आंसर बल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। ये सभी कोई जानता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, यानी m/v यानी इक्वल टू क्या कहते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है। निजता का अधिकार जो है भारत के संविधान से किस भाग का एक अभिन्न है, यानी निजता यानी प्राइवेसी जो है मौलिक अधिकार है हमारा, कोई भी हमारी प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकता, इसलिए मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में, यानी मरियाना गर्त सबसे ज़्यादा गहरा जगह है समुद्र में, वो है मरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में है। तो आपको ऑप्शन क्या है, अटलांटिक महासागर गलत हो जाएगा, प्रशांत महासागर, आपको प्रशांत महासागर सही हो जाएगा। तो ठीक है, प्रशांत महासागर में है तो प्रशांत महासागर सही कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खरा होता है, ये गलत है। ठीक है, एक खाड़ी में एक छोर पर समुद्र और दूसरे छोर पर एक नदी होती है, ये सही है, बंगाल की खाड़ी में ऐसे देखने को मिला है। एक खाड़ी व्यापक किस्मों की जैव विविधता उत्पादक है, ये भी सही है। खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है, गलत है। तो आपको दो ऑप्शन सही है, यानी बोथ, बी और सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ये पूछेगा कि भाई दूसरे कौन थे, तो दूसरे आपको डॉक्टर
फ़खरुद्दीन अली अहमद दूसरे नंबर पर थे, और तीसरे नंबर पर आपको APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन है भारत के, वे थे। ठीक है, तो आप पूछ देगा डॉक्टर जाकिर हुसैन कब थे, कब से कब बने थे, तो 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक बने थे। ठीक है, जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अब पूछ रहा है स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, तो ये लाल सागर से जोड़ती है। किस सागर से जोड़ती है, लाल सागर। ये सब तो एकदम हलवा क्वेश्चन आप लोग को आया ही होगा। ठीक है, आता ही होगा। और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार, यहाँ सरकार टाइपिंग बहुत मिस्टेक है। ठीक है, भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है, तो ये तो सबको जानता होगा, RBI के गवर्नर मौद्रिक नीति तैयार करता है भारत सरकार का। ठीक है, तो RBI के गवर्नर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेशम का उत्पादन या कहाँ से आरंभ हुआ, यानी यहाँ कहाँ से आरंभ हुआ, तो यहाँ लिखा है यानी कहाँ से आरंभ हुआ, यानी चीन से आरंभ हुआ। चीन से आरंभ हुआ रेशम का उत्पादन। ठीक है, नोट्रे डेम का कैथेड्रल कहाँ है, नोट्रे डेम का कैथेड्रल कहाँ है, तो ये आपको है कहाँ पर, तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कहाँ पर है, तो ये आपको है पेरिस में है नोट्रे डेम का। ये एक चर्च है कैथोलिक चर्च, जो 800 वर्ष पुराना है दोस्त, 800 वर्ष, जो पेरिस में स्थित है। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मोंटेगू चेमफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, तो यह रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित हुई थी। लागू कब पूछ दिया, लागू कब हुई थी, तो 1921 में लागू हुई थी। ठीक है, लागू हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर आपको सिडनी है। कौन है, सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल जो है मंगलम स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, और आपको बराबर सेट मिलता रहेगा। आज तीसरा सेट है, कल चौथा होगा। ठीक है, लगातार आपको अपसेट मिलेगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मंगलम स्टडी पॉइंट को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इन चैनल नया है और पढ़ाने वाले भी नए हैं, तो ये मत पूछिए कि मतलब नहीं मिलेगा आपको सेट, सब्सक्राइब करवाना सिर्फ मेरा फर्ज है, ऐसा कुछ नहीं है। सेट आपको बराबर मिलेगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।